सो वेलकम बैक टू सरोनिक्स लैब गाइज। तो आज हम देखने वाले नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, वो भी ओओपी के कंसेप्ट से ही डिपेंड है। सो चलो फिर देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रूल्स ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। सो पेरेंट और चाइल्ड क्लास में मेथड का नाम सेम होना चाहिए, मेथड का पैरामीटर लिस्ट सिग्नेचर भी सेम होना चाहिए, रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए। उसके बाद ओवरराइडिंग के लिए इनहेरिटेंस की ज़रूरत होती है, इनहेरिटेंस के अलावा वो हो ही नहीं सकता। सो एक्सेस मॉडिफायर्स को कम रिस्ट्रिक्टिव नहीं कर सकते। सपोज पब्लिक है तो पब्लिक को हम प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते, अगर प्रोटेक्टेड है तो उसे हम पब्लिक कर सकते हैं, ज़्यादा से कम नहीं कर सकते, कम से हम ज़्यादा कर सकते हैं। सो फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, उससे मेथड हाइडिंग कर सकते हैं। सो प्राइवेट मेथड ओवरराइड नहीं हो सकता, चेक्ड एक्सेप्शन सेम या नैरोर होना चाहिए। और उसके बाद हम ओवरराइड एनोटेशन यूज कर सकते हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है जो कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं ए क्लास को बी क्लास में, और हमारी शो मेथड जो है वो ओवरराइड हो रही है। यहाँ पे मैंने कोई @ अनोटेशन नहीं लगाया ओवरराइड का, लेकिन वो लगाना चाहिए, वो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हमारे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया वो आप इंटरव्यूअर को आंसर देना है, ये सारे जो कि सेम सिग्नेचर है, एक्सेस मॉडिफायर है, कैन नॉट ओवरराइड, स्टैटिक, फाइनल और प्राइवेट वेरिएबल भी कैन नॉट ओवरराइड। सो ये सारे आंसर जो है वो आपको इंटरव्यूअर को देने। मैं जो आपके बता रहा हूँ वो हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको, बस आपको कुछ समझ में आना चाहिए इसलिए। तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट बनते ही कॉल होता है। इसका नाम क्लास के नाम जैसा ही होता है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, वॉइड भी नहीं होता। इसका यूज़ ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए होता है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। मेमोरी अलोकेशन के बाद कंस्ट्रक्टर रन होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर खुद प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपने कुछ मेंशन नहीं किया तो कंपाइलर अपने आप आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कंस्ट्रक्टर का, जो यहाँ पे मेरा क्लास नेम है, उसी क्लास नेम के ऊपर ही डिफाइन किया है मैंने कंस्ट्रक्टर। देखो क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम ही है। मैंने जब ऑब्जेक्ट में क्रिएट करूँगा तो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मैं जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे पहली लाइन दिखेगी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। वैसे तो कंस्ट्रक्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो 2 ही टाइप होते हैं। एक जो होता है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और सेकेंड है वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बिना पैरामीटर का होता है। अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो कंपाइलर इसे अपने आप बना देता है। सो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, इसमें पैरामीटर होते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज वैल्यू देने के लिए यूज़ होता है। सपोज आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी है, हम कंस्ट्रक्टर थ्रू प्रोवाइड करेंगे, और जो हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन की है वहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे उस वैल्यू को उस वेरिएबल से। सो इसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर जावा में बिल्ड इन नहीं होता है, हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन बिल्ड इन नहीं होता है इसके अंदर, हमें वो मैनुअली कोड टाइप करना पड़ता है। सो कंस्ट्रक्टर मल्टीपल फॉर्म्स में हो सकते हैं ओवरलोडिंग से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज को फ्लेक्सिबिलिटी बना देता है ये कंस्ट्रक्टर। सो ओपी में कंस्ट्रक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, एक डेमो क्लास है, यहाँ पे एक डेमो दिखा है, इसके अंदर पैरामीटर मैंने पास नहीं किए और ये मेथड यहाँ पे सीधा डिस्प्ले हो रहा है। तो ये है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जो सेकेंड वाला है उसमें मैंने पैरामीटर प्रोवाइड किया है, एक इंट ए। जो मैं अगर एक वैल्यू प्रोवाइड करूँगा तो ये पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सो एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सो सभी कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के जैसा ही होता है, बस उसके पैरामीटर अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा है आपको, पहला वाला डिफ़ॉल्ट है, उसको कोई पैरामीटर नहीं है। सेकेंड है उसको 1 पैरामीटर है। थर्ड है उसको 2 पैरामीटर है। तो देखो इसका हमारा ओवरलोडिंग में कंसेप्ट क्या है कि हमारा मेथड का नेम सेम होना चाहिए,
जो कि क्लास का नेम है, बट उसके जो पैरामीटर है वो चेंज होने चाहिए। तो यहाँ पे वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ के सारे हम यहाँ पे ओवरलोडिंग भी देख रहे हैं कंसेप्ट्स। सो इसमें ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। कंपाइलर पैरामीटर के हिसाब से कंस्ट्रक्टर को सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है और स्टूडेंट इंट है, आईडी है। तो ये कोड फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल बनाता है। सो डिफरेंट ज़रूरतों के लिए अलग अलग इनिशियलाइजेशन मिलता है आपको, और प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग में इसका बहुत ही यूज़फुल होता है ये वाला कंसेप्ट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दिस कीवर्ड, और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम। सो दिस एक रेफरेंस वेरिएबल है जो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। इसका यूज़ इंस्टेंस वेरिएबल के और मेथड्स एक्सेस करने में होता है। जब लोकल और इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सेम होता है तो दिस कीवर्ड का यूज़ हम करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए वैल्यूज़। सो दिस डॉट ए से करंट ऑब्जेक्ट का वेरिएबल में एक्सेस होता है। सो दिस का यूज़ कंस्ट्रक्टर चेंजिंग के लिए होता है। ये सेम क्लास के दूसरे कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकता है। सो दिस को मेथड आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। सो ये करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इससे कोड क्लियर और कन्फ्यूजन फ्री बनता है। सो जावा में दिस कीवर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल भी निभाता है। सो चलो बस आज के लिए इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ कुछ डाउट हो या फिर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो वो भी कमेंट करके बता देना, ताकि मैं मेरे अगले वीडियो में वो ना कर सकूँ। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।